नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम भारतीय इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, उसके विभिन्न स्थलों के बारे में जाना और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझने का प्रयास किया। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। वैदिक सभ्यता, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेदों की सभ्यता। मतलब जिस टाइम पीरियड में वेदों को लिखा गया, जहां से ओरिजिनेट हुए, जब पहली बार इन्हें पढ़ा गया या बोला गया, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? वैदिक सभ्यता बोल रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर ये जो है तो कब प्रारंभ हुई भारत में, है ना? तो इसको हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज आप जो कर्म कांड देख रहे हैं, बहुत सारी पूजा पद्धतियां देख रहे हैं जो मोस्टली हिंदू धर्म में प्रचलित है, और उत्तर भारत में जो प्रचलित मतलब सभ्यताएं हैं या फिर जो चीजें, जो मतलब रिचुअल्स जो उत्तर भारत में प्रचलित हैं, वो कहां से चलकर आते हैं? वो वैदिक सभ्यता में उनका ओरिजिन होता है, यहां से उदय होता है। ठीक है, यहाँ इन्हीं टाइम पीरियड में जो वेद लिखे गए, उन्हीं वेदों में इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे कर्मकांडों, बहुत सारे यज्ञों के बारे में और बहुत सारी पूजा पद्धतियों, सूत्र लिखे गए हैं, बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं। उन ग्रंथों में इन सब कर्मकांडों के बारे में दिया गया है। तो वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के अनुसार से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर आप मेटल के हिसाब से समझ लीजिए कि जब तांबे और कांसे का ही प्रयोग कर रहे थे पिछली सभ्यताओं के हिसाब से, पिछली संस्कृतियों के हिसाब से, जैसे ही, तो उसको क्या बोल रहे थे? ऋग वैदिक काल, है ना? और जैसे ही लोहे की खोज होती है, आयरन एज, तो उसे हम बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को लौह युग भी कहा जाता है। और अब क्या हुआ था? आयरन की खोज हो गई थी मनुष्य को या मानव को। यहाँ के जो भारत में मानव या सभ्यताएं पाई जा रही थी, संस्कृतियां पाई जा रही थी, उन्हें लोहे का विज्ञान हो चुका था। अब कृषि व्यापक पैमाने पर होने लगेगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल के बारे में लिखित प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, और ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिस लैंग्वेज में प्राप्त हुए हैं उस लैंग्वेज को हम पढ़ भी चुके हैं। संस्कृति, अपभ्रंश, इस प्रकार की लैंग्वेज में ये सब लिखे गए हैं ग्रंथ। तो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वेद, है ना? तो ऋग्वेद लिखा गया है करीब, मतलब इसको पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब ऋग वैदिक टाइम था तो इस ग्रंथ को लिखा नहीं गया था, ये सामान्य बोलचाल में था, या इस ग्रंथ को बोला गया था, है ना? बहुत सारे ऋषि थे, वो अपने शिष्यों को उपदेशात्मक ढंग से ये चीजें बोला करते थे। ये मुख्य रूप से इसमें भगवानों की, सूर्य की या फिर राजा की स्तुतियां लिखी हुई हैं। और राजा में मोस्टली राजा है जो देवताओं का राजा हुआ है, इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। अब पुरंदर का मतलब क्या होता है वैदिक काल के हिसाब से? तो पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इंद्र के लिए बहुत सारी स्तुतियां लिखी गई हैं। इसका रिलेशन आप ये समझ लीजिए कि यह भी एक व्यवहारिक धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक चीजें मान रहे थे, धार्मिकता को फॉलो कर रहे थे। कौन सा? मतलब व्यवहारिक वाले को, कोई आइडियलिस्टिक बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं कर रहे थे। इससे कैसे पता चलता है? क्योंकि ये इंद्र की पूजा कर रहे थे। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है तो वर्षा के देवता माना गया है, और उस समय मानव के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पानी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या था? वर्षा, है ना? तो इसीलिए इंद्र को यहां महत्वपूर्ण देवता माना गया है ऋग वैदिक काल में। तो बहुत सारी हाइम्स, भजन इनके लिए लिखे गए हैं, बहुत सारी स्तुतियां ऋग वैदिक काल में इंद्रदेव के लिए लिखी गई है। अब इस टाइम पीरियड की या फिर इनकी बात करेंगे कि ओरिजिन क्या ये इंडिया के ही थे, है ना? इंडिया में ही फॉर्म हुए, नई जनजाति थी। तो कुछ लोगों का मत तो ऐसा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अपनी सभ्यता पतन होने के बाद एक विशेष जगह पे चले गए और जो है तो नई सभ्यता या फिर नई संस्कृति का जन्म लिया, नई संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम बोलेंगे वैदिक सभ्यता। पर जो ये मत कब माना गया है? इस मत को नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अगर एक सभ्यता डूब गई है, उसके लोगों को मतलब उनके लोगों का पतन हो गया है ना? क्योंकि सिमिलैरिटी भी नहीं है। और अब कहेंगे कि वैदिक सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता अलग चीजों का यूज कर रही थी, अलग टाइप की उनका रहन सहन था। और सबसे बड़ी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग नगरीय लोग थे, नगरीय सभ्यता थी, है ना? बहुत सारे ये नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण, पेस्टोरल या फिर कबीलाई थी। अब कबीलाई को ज्यादा माना जाएगा, ठीक है ना? तो ये ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। पहली सिमिलरिटी यही हो जाती है कि मतलब इसके जैसा नहीं था, इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। तो इसीलिए ये भी नहीं माना जा सक रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग ही थे।
और क्या है, ट्रेड के मामले में उतने एक्टिव नहीं थे। तो इनकी सिमिलरिटी मिली हुई है जो इस टाइम पे मध्य एशिया के लोग थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवरों के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि ऐसे बहुत से जानवर जो मतलब मध्य एशिया वाले क्लाइमेट में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे गाय, भेड़, घोड़ा, है ना। तो इनके बारे में यहां पर ज्यादा बात की गई है। किन ग्रंथों में? ऋग वैदिक काल के ग्रंथों में। जैसे 315 बार करीब घोड़े का उल्लेख किया गया है, 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है, 170 बार वृषभ मतलब बैल का मतलब क्या किया गया है, बैल के बारे में बात की गई है और बैल का उल्लेख किया गया है। किन ग्रंथों में? वैदिक ग्रंथों में, ऑलमोस्टली ऋग वैदिक ग्रंथों में। तो इसीलिए, और ये जानवर जो है तो हमारे इंडिया में प्रिवेल नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। जो सभ्यताएं डेवलप हुई थी वहां पर घोड़ों के अवशेष के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब इसका ओरिजिन क्या है, या फिर ये लोग जो हैं, जो ऋग वैदिक कालीन लोग हैं, वो शायद भारत के लोग नहीं थे, ये कहीं और से आए हुए थे, ऐसा देखने को हमको मिलता है। इन्हीं प्रमाणों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो ये कहा गया है, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि ये जो आर्यंस थे, एक वर्ड आएगा आर्यंस, श्रेष्ठ। आर्यंस का मतलब आगे देखेंगे हम, आर्यंस मतलब श्रेष्ठ होता है, और ऋग वैदिक काल में इसका ऋग्वेद में इसका 36 बार उल्लेख आता है। आर्य, ये अपने को श्रेष्ठ, ये रेसेस की बात हो रही है, मतलब अपनी प्रजाति की, हमारी नस्ल उच्च है, ऐसा इसमें बार बार ऋग्वेद के जो ग्रंथ है उसमें आर्यों को हर बार उच्च बताया गया है। और एक वर्ड करके आ रहा है दस्यु या दास। तो दस्यु या दास को ये बोला जा रहा है कि ये लोग मतलब निकृष्ट जाति के हैं, है ना। रेसेस की बात चल रही है, तो निकृष्ट जाति मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, जिनपे किसने विजय पाई थी? आर्यों ने। हम बात करेंगे, है ना। जैसे कि मैं एक थ्योरी दी हुई थी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण यह भी था कि जो नए लोग आए, तो नए लोग कौन आए? नए लोग आर्यंस आए, है ना। तो आर्य समाज वाले, मतलब सॉरी, आर्य समाज नहीं, वो तो दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, वो नहीं, आर्यंस, ठीक है, जो मध्य एशिया से चल के भारत में है। तो इन्होंने क्या, उनके बीच और यहाँ के लोगों के बीच, जो भारत के मूल निवासी थे, उनके बीच क्या हुआ होगा? संघर्ष हुआ होगा, और ये युद्ध में माहिर लोग थे। कौन? आर्य लोग। तो इसीलिए क्या हुआ होगा? शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा भी मान रहे हैं, पर वो थ्योरी ज्यादा नहीं मान रहे। पर ये तो मानते हैं कि इनके बीच और जो भारत के मूल निवासी हैं उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति जरूर उत्पन्न हुई होगी। तो इसी कारण तो हम ये देखेंगे कि मतलब इनके बीच कैसा संघर्ष हुआ, कौन आर्य लोग थे, कौन अनार्य लोग थे, है ना। जो नॉन आर्यंस थे उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे ये लोग, कैसे राजा थे, है ना। एक दशराज युद्ध के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक भरत क्लैन के, यहाँ पे बहुत सारे क्लैन होंगे, ठीक है ना। तो उसके भरत क्लैन के एक राजा थे देवोदास। देवोदास ने 10 राजाओं को हराया था, उसमें 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे, है ना। तो उन राजाओं के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार, ये कहां से आए हुए थे, आर्यंस। तो बहुत सारे रिसर्चर, जैसे बताया हमने और पहले भी देखा कि भारतीयों ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च की, है ना, जब अंग्रेज हमारा गलत इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। तो बहुत सारे भारतीय रिसर्चर्स ने या फिर भारतीय फिलोसोफर ने इसमें जो है तो योगदान दिया। और इसी कालक्रम में जो है तो कई भारतीय, जिनमें थे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की कि आर्यंस कहां से आए हुए थे। सबसे ज्यादा जो थ्योरी मानी जाती है वो मैक्स मूलर की मानी जाती है, और मैक्स मूलर ने बोला हुआ है कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया वाला रीजन आप देख रहे होंगे अभी मैप में कि एक मध्य एशिया वाला रीजन आपको दिख रहा है। अलाप्स, यूरोप में एक पर्वत है अलाप्स पर्वत श्रृंखला। तो अलाप्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में दक्षिणी भाग भूमध्य सागर के आसपास अलाप्स पर्वत श्रृंखला है। उसके पूर्वी रीजन में, मतलब उसके नीचे अलाप्स माउंटेन्स वाला जो रीजन है, उसके निचले क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ये लोग निवास कर रहे थे, है ना। ये शुष्क जगह है, बहुत ठंडी जगहों में ये लोग निवास कर रहे थे, और क्या है, वहीं से ये लोग चल के भारत आए थे। और ये इनकी कबीलाई समाज था, ऐसा नहीं था कि एक जगह रह रहे थे, है ना, वहीं पे हमेशा से रहते थे। ये घुमंतु लोग थे, आप ऐसा समझ लीजिए। आपके शहरों में बहुत सारे लोहे के सामान बेचने वाले, पत्थर के सामान बेचने वाले लोग ग्रुप्स में आते हैं और आपके शहर में 1-2 महीने रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वैसे ही ये मतलब वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो भी ऐसे ही समाज से संबंधित थे, ऐसा माना जाता है। और ये मध्य एशिया से शुष्क क्षेत्र से घूमकर ये चलकर आगे बढ़ते गए, और शायद ऐसा हुआ हो कि जब ये भारत में एक फर्टाइल लैंड पे पहुंच गए और इन्हें लोहे की प्राप्ति हो गई, है ना, तो
तो इन्होंने भारत को अपना मूल निवास बना लिया। या फिर ऐसा हुआ होगा कि शायद भारत पहुंचने के बाद जो ये यहाँ पे भारत हिमालयन रेंज है, ये बहुत ही दुर्गम स्थान है पार करने के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, तो फिर इनका सफर यहीं पे रुक गया होगा और बाकी उधर तो समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो शायद इनका सफर रुक गया हो। तो फिर ये यहाँ पर निवास करने लगे और जीवन की शायद बेहतर परिस्थितियां देखकर ये यहीं पर निवास करने लगे। कौन? आर्यंस। तो ये कहां से आए हुए थे? अलाप्स पर्वत, यूरोप से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी विचारधारा है कि मतलब ये मध्य एशिया के निवासी थे। कौन? आर्यंस। तो और इसकी सिमिलरिटी होने का मतलब इससे ये भी पता चला है, इसके लिए क्या की गई है? जेनेटिक कोडिंग की गई है ना, अनुवांशिकता की जांच की गई है कि जो आजकल हमारे डीएनए है, जो भारतीय लोग, उत्तर भारत के लोगों का डीएनए है और जो मध्य एशिया के लोगों का डीएनए है, उसको मैच करके और जो पुराने अवशेष प्राप्त हुए उनके डीएनए के मतलब अवशेषों का मतलब जांच की गई है और तो पता किया गया है। तो जो सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आ रही है, करीब 30-40 से 60% तक सिमिलर जो हो रहे हैं जेनेटिक कोड आर्यंस लोगों के, मध्य एशिया के लोगों के, वो भारत वाले, उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के जेनेटिक कोड से सिमिलरिटी रखते हैं। तो इसलिए भी ये माना गया है कि ये जो है तो आर्यंस मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब मध्य एशिया से भारत में आए थे, इनका एक मुख्य व्यवसाय था। इनका मुख्य व्यवसाय हम डिटेल में बात करेंगे, जब इनके भौतिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। आगे आप पढ़ोगे तो जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तब इनका मुख्य व्यवसाय तो कृषि था, पर जो ऋग वैदिक आर्यंस हैं या फिर जब इनका आगमन हुआ उस टाइम पे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। मतलब ये पशु चराते थे, पशुओं को चराते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सारे पशुओं को लेकर चल जाते थे। जैसे आपने बहुत सारे देखा हुआ होगा कि जो ये कबीलाई लोग जो आपके यहाँ आते हैं तो ये कुछ मात्रा में पशु भी साथ में रखे रहते हैं, है ना। ये राजस्थान वाले रीजन से बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो उसी टाइप के ये जो है तो पशुचारण करने वाले ये ऋग वैदिक काल के लोग आर्यंस थे। और ये जो खेती कर रहे थे वो अनाज उगाने के लिए नहीं करते थे, ये खेती कर रहे थे सिर्फ चारा उगाने के लिए। जो चारा किसके काम आता था? पशुओं के खाने के काम आता था। तो ये नई जगह पे पहुंचते थे, पेड़ों को काटते थे और ये चारा उगाते थे जो पशुओं के खाने के काम आता था। ये पशुओं से एक प्रकार की और चीज आप समझ लीजिए, जैसा हमने ताम्रपाषाण काल के टाइम पे देखा हुआ है कि पशुओं से ये दूध की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। ये पशुओं से क्या प्राप्त किया करते थे? ये पशुओं से सिर्फ मांस की प्राप्ति करते थे। ये दुग्ध को पशु के जो है तो अपने खाने के लिए उपयोग नहीं करते थे, ये सिर्फ पशु को मांस के लिए पाला करते थे। और ये एक जगह रहते थे कुछ दिनों तक, झूम खेती टाइप की करते थे, एक जगह रहते थे, पेड़ काटते थे, साफ करते थे, कुछ समय रहे, फिर आगे बढ़ते जाते थे। और इनकी एक विशेष मतलब बात थी कि ये यहां से मतलब मध्य एशिया से चलना प्रारंभ हुए और भारत तक आ गए और बहुत सारी रेसेस, बहुत सारी प्रजातियां से इनका मतलब भिड़ंत हुई, फिर भी आगे बढ़ते गए। इसका सबसे बड़ा कारण एक चीज है कि इनके पास एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, ठीक है ना, ये लड़ाके थे। जैसे मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले शायद इसीलिए नहीं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो इसीलिए नहीं टिक पाए क्योंकि ये लोग जो आर्यंस लोग थे ये बहुत लड़ाके किस्म के थे और घोड़े युक्त रथ ही इनके विजय का मुख्य कारण था। ये रथों में चलते थे और उसमें बैठकर ये लोग युद्ध करते थे, है ना। तो इसी कारण सभी लोग उतने लड़ाके और उस किस्म के नहीं थे, इसीलिए जो जहां भी ये लोग पहुंचे तो वहां के लोगों को, वहां की संस्कृतियों को समाप्त करते चले गए और आगे बढ़ गए, है ना। तो घोड़े युक्त रथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको घोड़े का तो पूरी तरह से ज्ञान था। और आगे हम ये देखेंगे जब उत्तर वैदिक काल के भी मतलब ग्रंथों का हम उल्लेख करेंगे और ऋग वैदिक काल के भी, तो उसमें घोड़े का बार बार उल्लेख आएगा। बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होंगे, कर्मकांड होंगे जिसमें जो है तो घोड़े का मतलब दान किया गया है या फिर घोड़े के बारे में घोड़े की पूजा की गई है। एक आपने यज्ञ के बारे में सुना हुआ होगा, अश्वमेघ यज्ञ, है ना। तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये क्योंकि ये ऋग वैदिक काल में घोड़ा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इनकी विजय के कारण घोड़ा ही हुआ करता था। तो इसीलिए ये इस काल को हम क्या बोलेंगे? ये हॉर्स सेंट्रिक थे, है ना, अश्व केंद्रित समाज था इनका, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि इनका जो है तो घोड़े के प्रति कितना लगाव था, घोड़े और गाय के प्रति, है ना। आगे चल के जब ये पशु क्या कहते हैं, जब ये खेती पे डिपेंडेंट हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, तो क्या होगा, इनके लिए गाय का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने गौ दान करके एक शब्द सुना होगा, तो वो इसी टाइम पीरियड से चल के आता है, वो गौ का दान करना, क्योंकि गाय इनके लिए इंपॉर्टेंट जानवर हो जाएगा। अब उस टाइम के क्या है,
उस टाइम पे क्या हुआ है कि अब सिमिलैरिटी थोड़ा साहित्यिक स्रोतों से भी भारतीयों को, भारतीय मतलब जो आर्य समाज था, मतलब आर्य लोग थे, उनके यहां होने का या फिर ओरिजिन का प्राचीन जो ग्रीक के ग्रंथ हैं और ईरानियन ग्रंथ है ना, पारसी लोगों के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जानकारी हमको। दो ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है अवेस्तन ग्रंथ बोलते हैं इसको, है ना, ये ईरान साइड अवेस्तन ग्रंथ, ये भी बहुत पुराने ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ से, ऋग्वेद से थोड़ा पुराने ग्रंथ है अवेस्तन, है ना। तो इनमें बहुत सारे शब्दों की सिमिलरिटी है, जैसे तारा बोल रहे हैं, हमारे संस्कृत में तारा बोलते हैं, है ना, और इसमें क्या बोल रहे हैं, अवेस्तन में बोलते हैं स्टार, है ना, सिमिलरिटी। इसमें हमारे संस्कृत में बोला जाता है अश्व और इसमें बोलते हैं अस्प, ठीक है, अवेस्तन लैंग्वेज में उसे अस्प कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्डों की सिमिलरिटी, तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे ओरिजिन हुआ है इन चीजों का, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं और अवेस्तन लोग हैं, ये लोग एक ही जगह पे विकसित हुए हैं, तो इसीलिए वर्डों में सिमिलरिटी है। मात्र, है ना, तो वहां पे मातारा ऐसे कुछ करके, माँ तारा ऐसे करके एक शब्द मिलता है अवेस्तन में, है ना, तो वो माँ के लिए ही प्रोनाउंशिएट किया गया है। और ऐसे ही होमर एक कवि हुए हैं, होमर है प्राचीन ग्रीक कवि होते हैं होमर, उनके इलियड और डायसिस करके दो एक ग्रंथ है, उनमें बहुत सारे जो ऐसे वर्ड हैं जिनकी सिमिलरिटी किससे है, ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के ग्रंथों से इनकी सिमिलरिटी है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है कि जो आर्यस लोग थे उनका ओरिजिन कहां से था, उनका ओरिजिन था मध्य एशिया से। वो मध्य एशिया से चल के यहां पर आए, निवास किया, यहां के लोगों से संघर्ष किया, यहां के लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी और मतलब अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया और भारत में पूरी तरह से वासी हो गए और रहने लगे। अब एक विशेष बात निकल के आएगी, आगे हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो है, तो आप ये जानोगे कि वैदिक काल में ही क्या हुआ था। वैदिक काल में आप ये समझने का, आपको ये बोला जाएगा कि वैदिक काल से क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो जब आप उत्तर वैदिक काल की बात, मतलब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उसमें ठीक है, बट जब ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वेद में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल और जो सातवां मंडल है, जो मोस्टली पुराना है ना, क्योंकि जो फर्स्ट मंडल है और जो उसके बाकी के मंडल हैं उनको बाद में जोड़ा गया है ना, छेपक है वो। तो जो छेपक जोड़े गए हैं, तो छेपकों में मतलब जो 10वां मंडल उसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वो सिमिलरिटी वैसे ही वर्ण व्यवस्था जैसे जो है तो आजकल चल रही है ना, कर्मगत ही है, पर वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे आ गई थी। पर जो ऋग्वेद के अन्य मंडलों में, जो पुराने मंडल है, मतलब 2 से उसके 2nd चैप्टर से 7th चैप्टर तक जो मेनली पुराना है, तो उसमें कहीं पे ऐसा वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया। जहां पे वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है वो शायद बॉडी कलर से मतलब उनको है ना, जो यहाँ के मूल निवासी थे भारत के, उनका कलर शायद डार्क था, और जो इंडो इरानियंस मतलब जो मध्य एशिया से जो लोग आए हुए थे, जो ओरिजिनल आर्यंस थे, उनका थोड़ा कलर जो है तो गेहुआ रंग का, सफेद रंग, मतलब गोरे थे, है ना। तो वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग से था, पर बाद में चलकर उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था बन जाती है और समाज को 4 भागों में बांटा जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज हमने ये समझा कि ये जो है तो आर्य अपने और आर्यों का ओरिजिन कहां से था, ये कहां से चलकर भारत में आए थे। अब हम आगे इनके सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे, है ना, इनके भौतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे और ऋग्वेद की बात करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।